गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बालाजी एकेडमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए एटम जो है यहाँ हमें उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसी से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग जान लेते हैं। लिखा है एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। जो मैटर है उसको लेकर के हमारे पुराने एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स हमेशा उसको जानने के लिए रोचक तरीके से उसको पढ़ना चाहते थे, उसको जानना चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा कि मैटर क्या है। एक्चुअली मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो चीज जगह घेरे है उसके अंदर एक मास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर मैटर कहते हैं। जो आइडिया है यहाँ लिखा है, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत समय पहले ही मैटर किस तरीके से डिवाइड किया जाए तो उसके अंदर एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये लगभग 500 बीसी पहले ही आ चुका था। एन इंडियन फिलोसोफर, अब एक इंडियन फिलोसोफर उनका बहुत ज्यादा नाम प्रख्यात है, नाम महर्षि कनत, जिन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए। उन्होंने बताया कि कैसे जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं, माने पदार्थ को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम एक छोटी सी स्टेज पा लेते हैं। उस स्टेज का नाम होता है एटम। मींस जो वर्ड एटम आज आप पढ़ रहे हैं वो किसने दिया? वो हमारे महर्षि कनत ने नहीं दिया है, उन्होंने तो परमाणु कहा उसको। एक्चुअली में उसको देने वाले थे कुछ और फिलोसोफर्स, 2 फिलोसोफर्स और थे जिनका नाम आपको दिया हुआ है इस बुक में। हमें बताया गया है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे। उन्होंने भी यही वाली बात कही कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हुए चलेंगे तो हमें एक ऐसी स्टेज मिलेगी जहां हम उस मैटर के अब और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो जो छोटे टुकड़ा है जो हमें मिला वो क्या है? एक्चुअली में दैट इज एटम। एटम मींस इंडिविजिबल, जिसके और डिवाइडेशन नहीं किए जा सकते हैं। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work। अब सब कुछ ये एक थोड़ा सोच के अकॉर्डिंग फिलोसॉफिकली तरीके से था, इसके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए थे, इसको कोई तरीके से हम लोग सामने नहीं रख पा रहे थे। तो लिखा है जब 18th सेंचुरी का एंड हुआ तो साइंटिस्टों ने ये डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स जानना चाहा। तब उन्होंने नेचुरली इस चीज को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। उन्होंने जाना कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो वो क्या करता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का, तो सर ये क्या है? सर ये एक कंपाउंड है ना। ये क्यों? कि इसके अंदर H है, तो H कितने हैं सर? 2 H2O, H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सर क्या कि H प्लस H यानी 2 H मिले हुए हैं, तब हमारा ये H2 बना। तो ये खाली जो H2 है ये मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। ठीक है, आप समझिए बात। मॉलिक्यूल होता है जो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के एटम से मिलकर बने। यानी यहाँ देखिए, यहाँ ये H का एटम है, यहाँ ये भी H का एटम है, यानी सेम काइंड ऑफ एटम जब मिले तो क्या बनाया सर? मॉलिक्यूल बनाया। लेकिन जब कोई डिफरेंट काइंड का एटम आकर जुड़ जाए, जैसे ये O यानी ऑक्सीजन, जब ये आकर मिला तो इसने क्या किया? इसने सर जो फॉर्म किया वो बना दिया आपका क्या? कंपाउंड। अब लिखा है एंटोनी एंड लेवाइजर ने इस पूरे केमिकल साइंस की एक रचना की और उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लॉ हमें दिए। क्या क्या दिए? पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें ये बताएगा कि जब कोई भी चीज केमिकली मिलती है तो उनके अंदर किस रूल्स और किस रेगुलेशन के साथ में मिलनी चाहिए। पहला लॉ हमें बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पूरे इक्वेशन के अंदर जब हम किसी भी तरीके से कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर जो मास होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल बदलता नहीं है। जैसे अगर आप बात करते हैं कि सर कार्बन, अगर हम लेते हैं सर कार्बन को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी O2, तो सर ये क्या फॉर्मेशन करेगा? सर ये बनाएगा CO2। तो जब ये बनाएगा CO2 तो इसका वजन मान लीजिए आप 2 ग्राम आपने लिया और इसका वजन आपने लिया है 3 ग्राम, तो टोटल इन दोनों का वजन कितना है? 5 ग्राम। तो इसका मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी बेटा, ये 5 ग्राम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5 ग्राम। टोटली ये लॉ सिर्फ इस पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी आपके सामने दी गई है। लिखा है इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज।
टेक प्लेस, क्या मास भी बदलता है अगर केमिकल चेंज होते हैं? तो इसका एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी आपके सामने लिखा है। आपको दो ग्रुप्स दिए गए हैं। दो ग्रुप्स का मतलब किस तरीके से दिए गए हैं? एक ग्रुप नंबर X दिया गया है, एक ग्रुप नंबर Y दिया गया है। इन दोनों ग्रुप्स में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कॉपर मतलब कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। इन सभी को लेकर के हमें क्या करना है? एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। 5% सॉल्यूशन लेना है किसी भी एक पेयर का। जैसे आप कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट मिला लीजिए, आप बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिला लीजिए, तब इनको मिलाकर के आप एक सॉल्यूशन बनाएंगे और 10 मिलीलीटर पानी के अंदर इसको बनाना है। लिखा है बहुत थोड़े अमाउंट में आप Y से और बहुत थोड़े अमाउंट में आप X से दोनों ही कंपाउंड्स ले लीजिएगा। Y वाला कंपाउंड आप जो है कॉनिकल फ्लेक्स में डाल दीजिए और X वाला आप इग्निशन ट्यूब में डालेंगे। अब बेटा इग्निशन ट्यूब जो होता है ये थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब से अलग होता है, ठीक है? इग्निशन ट्यूब टेस्ट ट्यूब से अलग क्यों होता है? क्योंकि इग्निशन ट्यूब को हम लोग हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है बेटा? जहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है उस कंडीशन में आप इग्निशन ट्यूब को यूज करेंगे। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लेक्स केयरफुली। अब देखिए इस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है कि आप इस तरीके से टांग दीजिए इसको, ठीक है, अंदर की ओर, और एक थोड़ा सा थ्रेड लगा करके उसको अंदर बंद कर दीजिए। अब करना क्या है? आपको वेट करना है इन दोनों चीजों का। दोनों चीजों का मतलब इग्निशन ट्यूब प्लस आपका कॉनिकल फ्लेक्स, दोनों का ही वेट करिए। वेट करके आपको उसके बाद में यहां लिखा है नाउ टिल्ट एंड स्विंग द फ्लेक्स, आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करिएगा और थोड़ा सा घुमा, मतलब उसका जो धागा है उसको खींच दीजिए, तो अपने आप ही जो इग्निशन ट्यूब के अंदर जो आपका कंपाउंड है वो मिल जाएगा अंदर वाले कंपाउंड से। फिर आप उसका वेट कीजिए तो आप ये पाएंगे कि आपको दोनों का ही वेट बराबर मिलेगा बेटा। यानी आपको जो अंदर सॉल्यूशन बन गया उसका वेट और जो पहले आपको अलग अलग दिए गए थे उनका वेट बिल्कुल बराबर होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया। सिर्फ यही वाली बात यहाँ पर कही गई है। लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या दिखाता है आपको? कि मास ना तो बन सकता है और ना ही मास कभी भी डिस्ट्रॉय यानी बिगाड़ा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तब सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? लिखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसमें मिलने वाले दो एलिमेंट्स के एटम्स का रेशियो ऑलवेज सेम रहता है। आप मान लीजिए जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा H2O का ले लेता हूं, ठीक है ना? किसका ले लेते हैं हम लोग? H2O। ये कलर दिख रहा है आप सभी को? शायद नहीं दिख रहा होगा, तो दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, दूसरा ये वाला ले लेते हैं, स्काई ब्लू कलर। देखिए जैसे हम लोग कहें कि H2O ले लीजिए, तो आप H2O जब लेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? H2O जब आप ले लेंगे, ठीक है, H2O जब आप ले लेंगे तो H2O इसका रेशियो बेटा ऑलवेज 1:8 रहता है। क्या रहता है? 1:8 रहता है। इसका मतलब ऑलवेज 1:8 रहने का रीजन, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है इन दोनों को मिलाएंगे आप तो 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम तो आपकी हाइड्रोजन होगी, ठीक है, और 8 ग्राम आपकी यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाकर के आपका H2O बनने वाला है। तो इसी तरीके से सारी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एक रेशियो में फिक्स रहते हैं जिनका रेशियो कभी बदलता नहीं। यही बात आपको आगे जहां बताई गई है कि लेवाइजर ने और उनके संग कुछ साइंटिस्टों ने ये नोटिस किया कि जब कंपाउंड कंपोज्ड हो जाते हैं, यानी कि जब बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के, तो ईच सच कंपाउंड है द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी जब भी हम H2O लेंगे, यानी आप कहीं से भी H2O लेके आइए, समुद्र से आप H2O ले लीजिए, आप किसी जगह से H2O ले लीजिए, पानी के अंदर सबके अंदर आपको H2O मिलेगा और उसका कंपोजिशन ऑलवेज 1:8 का ही रहने वाला है। लिखा है इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे कि कंपाउंड वाटर है तो रेशियो जो मास का हाइड्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रहता है बेटा वो ऑलवेज 1:8 का रहता है। whatever the source of water, वही यहाँ इसमें वही वाली बात आपसे कही, कोई भी सोर्स रही है पानी की। लिखा है अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो आप 1 ग्राम हाइड्रोजन पाएंगे और 8 ग्राम आप ऑक्सीजन हमेशा प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को यहां भी प्रेजेंट होते हैं तो ऑलवेज उनकी रेशियो आपको 14:3 बाय मास रहेगा, whatever the method for source from which it is obtained, भले ही इसे कहीं से भी आप लाए हो, भले ही कहीं से आपको वो मिला हो। तो इस पूरे बात का एक निष्कर्ष निकल के आता है, इसका एक निचोड़ निकल कर आता है क्या? कि दिस इज लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही चीज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिखाती है। इसका मतलब कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो हमसे ये कहता है कि इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास। यानी एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर
एलिमेंट्स हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास के थ्रू। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस लॉज। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई साइंटिस्टों के कि हम उनका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या दें लॉस का। तो लिखा है एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने प्रोवाइड की कुछ बेसिक थ्योरीज, इन्होंने कुछ नेचर पढ़ा, मैटर का समझा और उसके बाद में बताया सामने लोगों को। And after that, Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was then till was just a philosophy. और उस समय तक जब कुछ चीज फिलोसफी थी तो इन्होंने उस आइडिया को लेकर के एक सही ढंग से सामने लेकर आने की कोशिश की। इन्होंने नाम लिया एटम्स और इन्होंने भी ग्रीक्स की तरह ही यही कहा कि सबसे छोटे पार्टिकल मैटर के जो होते हैं उन्हें एटम कहा जाता है। लिखा थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल, उनकी थ्योरी बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर के। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से किसी भी चीज के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है। चलिए, यहाँ जॉन डाल्टन के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा मेनली इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये जगह आपको जॉन डाल्टन के बारे में बताइए तो सब अच्छे इसको पढ़ लीजिए। इसको ये कुछ ज्यादा ऐसा खास नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, बाकी का हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जितना भी मैटर होता है, ऑल मैटर whether an element and a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। बात इन्होंने भी वही कही है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जितने भी मैटर बने हैं, भले वो एलिमेंट्स हो, भले ही कंपाउंड्स हो, मिक्सचर्स हो, सब एक छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसका नाम है एटम। अब इनकी कुछ पोस्टुलेट्स और कुछ थ्योरीज इन्होंने दिए, वो है आपके पास में 6 पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। बेटा जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था H2O, तो जब ये H2O मिलेगा, ठीक है ना बेटा, जब ये H2O किसी चीज से मिलेगा तो ये ऑलवेज क्या करेगा, इसके एटम्स मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑलवेज जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो H2O हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसके एटम्स ही हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर। लिखा है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स भी हैं, क्यों कि हम उन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते, भाई यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी से। सर विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल, ना हम उनको केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उनको केमिकल रिएक्शन में बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है। तीसरा पोस्टुलेट कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जो एटम्स होते हैं बेटा गिवन एलिमेंट्स के, वो ऑलवेज आइडेंटिकल होते हैं मास में, यानी उनका मास हमेशा सेम रहेगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया है, देखिए यहां बताएंगे। सर H2 है तो H2 मतलब कि एक H यहां और एक H यहां, इसका मतलब इसका अगर 1 यूनिट मास होगा तो सर इसका भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। यहां पर कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलने वाला, पहली बात, ठीक। तब यहां ये कहा गया है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा हाइड्रोजन के हर एक एटम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेंगी जैसी एक एटम की होगी उसकी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सभी डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट ही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि बेटा H2 था तो H जो होता है उसका मास होता है 1 यूनिट, होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पर O आ जाएगा तो O का जो मास होता है बेटा वो होता है 16 यूनिट। तो दोनों के मास डिफरेंट है कि नहीं है, दोनों के मास डिफरेंट है कि नहीं है बताइए। और दोनों की प्रॉपर्टीज भी अंतर में आएंगी, ध्यान रखिएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा, चेंज होंगी। लिखा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ऑलवेज एटम्स कभी भी ये नहीं कि आपने कहा कि सर H जो है वो हमको एक काम करिए, आप H जो है वो सर आधा दे दीजिए, है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे ना कि मैं आधा H रिएक्ट करा दूंगा, 1.5 रिएक्ट करा देता हूं, 2.5 रिएक्ट करा देता हूं, नहीं, ऑलवेज क्वांटाइजेशन पर चलती है सारी रिएक्शंस, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो या तो हाइड्रोजन आप एक आएगा या 2 आएगा, या फिर हाइड्रोजन 3 आएंगे या हाइड्रोजन 4 आएंगे, ऐसे सो ऑन, यानी ETC। तो बेटा याद रखना हमेशा होल नंबर्स में ही ये मिलते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। और रिलेटिव नंबर जो होता है काइंड्स ऑफ एटम्स का, वो हमेशा एक कंपाउंड में कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो इसका मतलब ये कहा गया बेटा कि अगर हम बात करते हैं सर H2O, तो H2O ऑलवेज सर क्या होगा, वाटर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये H3O बन जाएगा तो ये बन जाएगा सर हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो इसी वजह से आप ध्यान रखना कि यहां अगर दो है तो यहां दो ही रहेंगे तभी वाटर बनेगा। अगर वो तीन हो गए बेटा तो उसका पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। यू विल स्टडी इन दिस नेक्स्ट चैप्टर व्हाट विल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। आप पढ़ेंगे आगे। और देखिए यहाँ ये क्वेश्चंस बताए गए हमें, एक्सरसाइज आ चुकी है आपकी, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। यहाँ पर जो आंसर आपका जो निकल करके आएगा वो आएगा एक बार 11 ग्राम। एक साइड में 11 ग्राम आएगा, दूसरी साइड में भी 11 ग्राम ही आने वाला है, ठीक है ना। ये आपको कौन सा वाला लॉ है, लॉ ऑफ मास वाला जो है ना आपका, ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ पीछे था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इसमें लागू हो रहा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा हाइड्रोजन वाला। ये कह रहा है अगर hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। तो बेटा इसमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 ग्राम क्या कर रहा है, अगर हाइड्रोजन ले रहा है तो इतना होगा, यही हाइड्रोजन अगर ये 3 ग्राम हो जाएगी तो बेटा क्या होगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन होने पर, 3 ग्राम हाइड्रोजन होने पर आपके पास में यह कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 24 ग्राम आ जाएगी। तो ये वाली याद आप, सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला काम आपको करना था इसमें, क्या विच पोस्टुलेट डाल्टन, इसमें आपको बताने कौन कौन से पोस्टुलेट डाल्टन के आपको ये सारी चीजें बताते हैं, तो आप कर लीजिएगा इनको सिंपल सा। और नहीं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में इस चीज को आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चले आगे, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है, एटम किस तरीके से बनता है। बेटा आपने ऑब्जर्व किया एक मैसोन, मैसोन मतलब बेटा एकदम राजमिस्त्री जिसे कहते हैं, जो घर बनाता है, जब वो बिल्डिंग बनाता है तो दीवार बनाने के लिए सबसे पहले वो दीवार के अंदर एक छोटी ईंट लगाता है। तो एक्चुअली में उस दीवार के लिए वो ईंट या उस कमरे के लिए वो ईंट क्या है बेटा, एक एटम ही तो है। तो एक एटम छोटा यूनिट होता है किसी भी चीज के पूरी बिल्डिंग ब्लॉक का। लिखा जैसे कि एक आंटिल की बात करते हैं, चींटी जब अपना घर बनाएगी तो उसको एक रेत का कण, उसका क्या होगा, उसका एक एटम होगा। लिखा है हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो यहाँ एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। एटम बेटा इतने छोटे हैं कि हम पर इमेजिन नहीं कर सकते, आप ना उनको ये पता ही नहीं कर सकते कि एटम्स एक्चुअली में कंपेयर ही नहीं कर सकते इस अर्थ पर, उससे एटम्स छोटी कोई चीज ही नहीं है जो आप देख सको, जिससे आप कंपेरिजन कर सको। तो लिखा है मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयर एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। यहाँ देखिए, ये आपको पेपर शीट दे रखी है, ये लिखा हुआ है कि जब मिलियंस ऑफ एटम मिलते हैं तो ये इस तरीके की पेपर शीट आपको जनरेट होकर के मिलती है। लिखा है अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो बेटा 1/10⁹ मीटर होता है, यानी 1 नैनोमीटर हम इसको कहते हैं, और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर कहलाई जाएगी। यहाँ आपको सभी के कुछ स्पेशली रेडियस दे रखे हैं, एटम्स के साइज दे रखे हैं। आपका रेडियाई जो होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन का वो होता है 10⁻⁻10, 10⁻⁻9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, 10⁻⁸ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है बेटा। 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड होती है, 10⁻³ आंट और -1 एप्पल का होता है। चले अब नेक्स्ट पार्ट है, वी मस्ट थिंक दैट इफ एन एटम आर सो सिग्निफिकेंट इन साइज। अब बेटा यहाँ बोला गया है अगर एटम इतने ही छोटे होते हैं साइज में तो यार इनकी चिंता इतनी हमें क्यों करनी है, जो हो रहा है तो होने दो। बट यहाँ बोला गया है कि दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। हमें सोच या हमें इसके बारे में जानना क्यों है, बिकॉज इस दुनिया की हर चीज ही छोटी से छोटी, हर कण किसी ना किसी एटम का बना हुआ है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर। हम जिस चीज को नहीं देख सकते क्या वो चीज नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज हम नहीं देख सकते वो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग व्हाटएवर वी डू, और हमें लगातार अफेक्ट करती रहती है जो हम करते हैं उसमें। चलिए अब हम नीचे की ओर चले, यहाँ लिखा है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब बेटा क्या सिंबल्स रहते थे, किस तरीके के सिंबल्स का प्रयोग किया जाता पहले, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सारे सिंबल्स दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से जो हमारे डाल्टन है उन्होंने सिंबल्स का प्रयोग किया था, ठीक है। और उन्होंने सिंबल्स के बारे में आपको बताया था कि ये सिंबल्स होते हैं, ठीक। लिखा है डाल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। सबसे पहले वही डाल्टन ही थे जिन्होंने एक स्पेसिफिक सेंस में हमें ये बताया कि किस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं। देखा when he used a symbol for an element he also meant a definite quantity of that element। लेकिन बेटा इनका एक खासियत थी कि इन्होंने जिस एलिमेंट्स को यहाँ पर इन्होंने ये सारे एलिमेंट दिए, जैसे ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट दिया है, इसका मतलब आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका कितना एटम है, ओनली 1 एटम है। यहाँ अगर इन्होंने
फास्फोरस का ये सिंबल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी फास्फोरस है? ओनली 1 एटम है। इसी तरीके से अगर यहाँ कॉपर है तो ओनली यहाँ पर कॉपर का कितना एटम है बेटा? 1 एटम है। तो ये बात आपको जहां तक क्लियर हो रही होगी कि डाल्टन जो थे उन्होंने सिंबल तो बनाया ही था, साथ में उन्होंने क्वांटिटी भी दी थी, साथ में 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट भी दर्शाया गया है। बर्जेलियस सजेस्ट, अब बेटा इसी तरीके से एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम बर्जेलियस था, उन्होंने ये बताया कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स भी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने कहा कब तक हम इस तरीके से ये चीज चलाते रहे, इसमें अभी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उन्होंने कहा एक काम क्यों नहीं कर लेते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन HYDROGEN, इसका पहला लेटर क्यों नहीं ले लेते, हाइड्रोजन का H ही ले लो, तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसी वजह से उन्होंने ये वाली बात कहते हुए आगे यहाँ नई चीजें और बताई हैं। लिखा है इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बेटा शुरुआत में जब ये सबसे पहले एलिमेंट्स मिलने लगे तो उनको फाइंड कैसे किया गया, उनको जब फाइंड किया गया तो उनका नाम उन जगह के हिसाब से रखा गया जहां वो मिले। जैसे फॉर एग्जांपल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम द काइपरस, बेटा कॉपर का जो नाम है वो काइपरस है। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द साइंटिफिक स्पेसिफिक कलर्स आल्सो, कुछ एलिमेंट्स का नाम कलर से लिया गया है। एग्जांपल के लिए गोल्ड ले लीजिए आप, गोल्ड का इंग्लिश वर्ड जो है उसका मतलब येलो होता है, लेकिन आजकल के दिन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है इन्हीं एलिमेंट्स, सिंबल्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। देखा एलिमेंट्स है, सिंबल्स है और बहुत सी यूनिट्स को लेकर के यहाँ काम होता है। देखा मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स, बट जैसे बेटा अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम, क्या बात करते हैं हम लोग? सोडियम, ठीक है बेटा, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, आप सोडियम का जो सिंबल Na है, या कि यहाँ पे सोडियम में S है, तो फिर इसका Na कहां से आया? बिकॉज बेटा इसका नाम नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम, और उसके नेट्रियम लैटिन लैंग्वेज में उसका वर्ड का नाम, इसका नाम नेट्रियम है, और उसके पहले 2 लेटर उठाए गए हैं। ठीक है बेटा, चले द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल। अब यहाँ एक छोटी सी बात और समझनी है आपको, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ लिखा है, मान लीजिए आपको एल्युमिनियम देखा, तो एल्युमिनियम का होता है Al, तो आपको एल्युमिनियम ऑलवेज ऐसे ही लिखना है। अगर आपने एल्युमिनियम Al ऐसे लिख दिया तो बेटा गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने किसी भी तरीके से छोटा वाला ऐसे A ऐसा और बड़ा उधर वाला L आपने बड़ा लिख दिया, तो ये भी कभी भी एल्युमिनियम नहीं बन सकता। समझ रहे हैं ना? ऑलवेज क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एल्युमिनियम, यानी कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका पहला लेटर ही ऑलवेज कैपिटल आएगा, बाकी का अगला वाला सब क्या आएगा? स्मॉल आएगा बेटा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको जो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास में हमें एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। चलिए, देखा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको फॉर्म करने में उनके फर्स्ट लेटर को तो लिया ही गया, उनके नाम के अकॉर्डिंग ली, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन का Cl, Zn का Zn, तो ये तो लिए गए, बट एक्चुअली में कुछ ऐसे सिंबल्स भी थे बेटा जिनको उनकी लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है ना, ये लैंग्वेजेस बेटा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखा है लैटिन नेम्स फ्रॉम, जैसे कि आप अगर हम आयरन को देखते हैं तो आयरन का होता है IRON, आयरन, बट एक्चुअली में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इट्स सिंबल इज Fe? तो बेटा उसका सिंबल Fe इसलिए है क्योंकि उसको हम लोग फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम। किस भाषा में? लैटिन भाषा में, और वहां से ही Fe लिया गया। सोडियम को हम Na कहते हैं क्योंकि वहां नेट्रियम वर्ड है, और पोटेशियम को हम K कहते हैं क्योंकि उसको कैलियम कहा गया है। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक नाम, एक स्पेसिफिक यूनिक सिंबल होता है। ये टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए, और 20 तक एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहीं पर आपको भी बता दूंगा। वैसे तो आप याद भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी होती है ना। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले होती है हे हेलमट लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। और उसके बाद में लिखो आप ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली। तो आपको इनके एलिमेंट्स के सिंबल्स प्लस इनके जो एटॉमिक नंबर वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी टेबल है, ये आपको पूरी टेबल अपने माइंड में सेट करनी है। लिखा है, अब इसको बॉर्डराइज करने की जरूरत नहीं है, इतना मेमोराइज आपको अपने आप ही हो जाएगा जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब लिखा है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे हैं एटॉमिक मास पर। किस पे पहुंचे बेटा? एटॉमिक मास। एक्चुअली में मास तो हम सभी जानते हैं, बट एटॉमिक मास क्या है?
एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, इजीली। सर, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑन द एटॉमिक मास। सबसे बेटा बेस्ट चीज जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दी वो थी एटॉमिक मास के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एलिमेंट के अपने अंदर एक कैरेक्टराइज एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। अब बेटा इस थ्योरी ने हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इतना ढंग से, इतना अच्छे तरीके से समझा दिया है कि दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। अब साइंटिस्टों को ये जरूर जानना था कि यार एक छोटे से एटम का मास कितना है। तो लिखा है, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। बट सोचिए, एक ऐसी छोटी चीज जिसको हम लोग किसी चीज से कंपेयर तक नहीं कर सकते, तो उसका मास कैसे नापेंगे? तो इसको एक रिलेटिव मास के रूप में हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बेटा हमने रिलेटिव मासेस का यूज किया और उसके हिसाब से हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हुए अपने कंपाउंड्स को फॉर्म किया। पहला पॉइंट आते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। चलो कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए आप, जिसे हम लोग CO कहते हैं। और देखिए, अब आप खुद ही समझेंगे, अगर आप CO लिखते हैं ना स्मॉल, तभी ये क्या लिखाया जाएगा? सर, इसको हम लोग कोबाल्ट कहेंगे, ठीक है। और अगर ये CO बड़ा आ गया तो बेटा क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इसीलिए तो कहा गया है कि बड़ा लेटर कैपिटल पहला वाला और दूसरा स्मॉल। तो मैंने लिखा, इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। ये बेटा एक एक्सपेरिमेंट करा गया और उसमें ये देखा गया कि 3 ग्राम कार्बन किस किस में मिलती है बेटा? 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, और बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखा है, और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, कार्बन कंबाइन करता है विद 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4/3 टाइम्स मास के साथ। मान लो वी डिफाइन दैट एटॉमिक मास यूनिट, यानी हम लोगों को ये पता है कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग अर्ली पहले क्या कहा करते थे बेटा? उसको हम लोग बोलते थे AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, अब बेटा नए IUPAC नियम आए। नए IUPAC का मतलब हो गया न्यू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमें उसने क्या रिकमेंड किया? उसने कहा कि अब से आप क्या यूज करेंगे? अब आप AMU यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे बेटा? U का यूज करेंगे। और U मींस यूनिफाइड मास। इसीलिए हम लोग 12 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें U यूज करना है। इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन एटम के मास के बराबर। देन वी वुड, अब लिखा है, देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 यूनिट एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 यूनिट। तो आप कार्बन को 1 यूनिट और एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का 1.33 यूनिट कह सकते हो। बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीस नंबर्स एज होल नंबर्स। लेकिन बेटा अब कोई भी चीज होल नंबर्स में ज्यादा सही रहती है अगर मिल जाए तो, एज अ नियर टू द होल नंबर्स, या फिर उसके आसपास मिल जाए। अब लिखा है, जब हमने सर्च किया, अलग अलग प्रकार के एटॉमिक मासेस, एटॉमिक यूनिट आपके सामने आई। अब किसी भी एटम में बेटा एटॉमिक मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास होता कैसे है, तो आप जानते हैं सभी या नहीं जानते हैं? तो आपको मैं बता देता हूं कि बेटा मान लीजिए ये H है, हाइड्रोजन, ये इसका सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, और ये सेल नंबर इसका 4। तो आप जानते हैं ये क्या है बेटा? ये है K, ठीक है ना। ये K है, कलर चेंज ही कर लेते हैं। K, इसके बाद बेटा L, उसके बाद में M, और उसके बाद में N, ठीक है ना। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो इनका जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या होती है? तो 2, 8, 18, 32, ठीक है बेटा। तो ये इनका कंडीशन रहता है। अब बात आती है कि इस बीच के एरिया में, ये जो न्यूक्लियस हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको? न्यूक्लियस। इसमें ही क्या भरे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या भरा हुआ बेटा इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं का मास, इन्हीं के वजन को ही एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मासेस यूनिट्स, यानी जब हम सर्च कर रहे थे वेरियस एटॉमिक मास यूनिट को, तो लिखा है एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो जब तक हमने ना क्या किया, हम लोगों ने ना ऑक्सीजन के भी 1/16वें हिस्से को लेकर के किसी के मास को निकाला। लिखा दिस वाज कंसीडर्ड रिलीवेंट ड्यू टू 2 रीजन। इसको ना 2 तरीके से हम लोगों ने बहुत बेस्ट माना। क्यों माना?
लिखा है ऑक्सीजन रिएक्ट विद, पहली बात तो ऑक्सीजन सबके संग आराम से रिएक्ट कर लेती है, और दूसरी चीज इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एक तरीके से बेटा मेजर्स मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर, इसके अंदर ज्यादातर मेनली होल नंबर है और अकॉर्डिंग सभी के लिखा है। हाउएवर लेकिन 1961 की बात थी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट को हमने कार्बन 12 के आइसोटोप, अब ये वर्ड आया बेटा इसमें अंदर, कौन सा वर्ड आया है, ये है आइसोटोप। ये आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप और आइसोबार्स दो ही कंडीशन हमारे पास होती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आइसोटोप क्या है और आइसोबार्स क्या है। लिखा was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। अब बेटा कार्बन 12 को लिया गया, कार्बन 12 के आइसोटोप्स को लिया गया और उसको मेजर किया गया एटॉमिक मासेस को, उसको उसके हिसाब से एटॉमिक मास यूज किए गए। लिखा है वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, कितना 1/12 किसका मास, किसका बेटा वन एटम ऑफ कार्बन 12 का, कार्बन 12 का 1/12 लिया जाएगा वो माना जाएगा। लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। लिखा है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है सभी एलिमेंट्स का, उसको हम लोगों ने फाउंड किया है रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। लिखा है इमेजिन करिए एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट बेचता है बिना किसी स्टैंडर्ड वेट के, यानी उसके पास में कोई वो जो आप जानते हैं बांट, जिसे हम बांट कहते हैं 1 kg 2 kg, ये उसके पास है ही नहीं। ही टेक अस वाटरमेलन से, अब उसने तरबूज लिया, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये तरबूज लिया इसने, और इस तरबूज को लेकर के इसने इस तरबूज के 12 टुकड़े किए, बेटा कितने किए 12 पीसेस, ठीक है ना। तरबूज के इसने 12 टुकड़े किए और उन 12 टुकड़ों को इसने एफएमयू का माने फ्रूट मास यूनिट, जैसे हम एटॉमिक मास यूनिट ले रहे थे यहाँ पर फ्रूट मास यूनिट लेंगे, और इस 12 यूनिट के हिसाब से यानी एक को, यानी एक फांक को जिसे हम कहते हैं, उसकी एक फांक को इसमें स्टैंडर्डाइज किया गया और इसने अपने जो फल बेचे, अब वो एक फल के रिलेशन में बेचे, यानी पहले उसको रख करके उसने चेक आउट किया कि 2 सेब एक तरबूज की फांक के बराबर होते हैं, और इसी हिसाब से इसने चीजों को बेचना शुरू किया। सिमिलरली इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, एलिमेंट का, उसको भी हम लोग एक एवरेज मास ऑफ द एटम के हिसाब से ही क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। लिखा है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम के 1/12 मास से कंपेयर करके हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं। यहाँ इस टेबल में आपको ये दिखाया गया है कि किस किस के क्या क्या मास है, तो बेटा सबके मास आप ध्यान से याद करें, 20 तक तो आपको मास आना ही चाहिए, और एक शॉर्ट बिल्कुल तरीका आपको सबको याद होगा, और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दें, सिर्फ किसको, हाइड्रोजन को, बाकी का हीलियम से चलिए आप, तो हीलियम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, कार्बन देख लीजिए आप बेटा क्या है, कार्बन, कार्बन कितने पे आता है हमारा, कार्बन आता है बेटा हमारा 6 पे, और कार्बन 6 पे आता है, तो देखो 6 का अगर मैं डबल कर देता हूँ तो कितना बनता है बेटा 12 यूनिट बनता है कि नहीं बनता, और यहाँ पर देखना क्या मास दिया है बेटा 12 दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी का भी निकालें, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का मास आप देखेंगे ऑक्सीजन आता है बेटा 8 पर, 8 into 2 कर देंगे, 8 का कितना होता है बेटा 16 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या दिया है 16 दिया हुआ। इसी तरीके से आपको सभी के मासेस याद होने चाहिए। लिखा है अगला टॉपिक, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। यहां लिखा है क्या, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इन्वायरमेंट में एटम्स आपको मिलेंगे कैसे। लिखा है एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बेटा बहुत सारे, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा, देखिए H2 ही देखा है आपने सभी, हमेशा आपने ऐसे ही O2 ही देखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा AR की, तो AR को हम 2 नहीं लिखते, हम AR को AR ही लिखते हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो आपको यही बात इस जगह बताई जाएगी। क्या बोला गया है कि एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स बेटा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप एक चीज छोटी सी जानिएगा कि जब भी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम का, ठीक है बेटा, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है Na, क्या है बेटा Na, कितने पे आता है बेटा, ये 11 पे आता है। अब इसकी अगर वैलेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे सर, Kl M और N, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर कितने आते हैं बेटा 2, 8, 18 और 32, बट एक्चुअली मैं यहां पर इनका सम करोगे आप तो कितना बैठेगा बेटा 60 बैठेगा, बट आपके पास में एलिमेंट तो 118 है, कितने 118 एलिमेंट, तो 118 एलिमेंट इसके अंदर कैसे फिट होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32
इस पैटर्न पर आप चलोगे तो 118 एलिमेंट आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो होता क्या है, जब किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं तो हम लोगों को करना क्या होता है, पहले आप समझिएगा ध्यान से। हम लोगों को इनकी कॉन्जुगेशन करनी होती है। तो देखिए 11 एलिमेंट क्या है, 11, ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग ई माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, ई माइनस कहते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो तो इसमें आ गए, दो के बाद बेटा क्या बचा तुम्हारे पास, 8। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब बचा तुम्हारे पास एक, तो एक आपने यहां लिख दिया। अब बेटा ये एक जो है, या तो ये किसी को दे सकता है इसको, ठीक है, यानी ई माइनस को लूज कर दे, या ये ले सकता है 7, क्योंकि इसको ऑप्टेट पूरी करनी है अपनी। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा कि इसको एनर्जी, एक छोटा एटम है, कितनी एनर्जी लगा सकता है, इसीलिए ये इसको लूज करना ज्यादा प्रेफर करेगा। जैसे ही इसको लूज करेगा तो सर क्या होगा, अब समझिएगा ध्यान से, जैसे ये इसको लूज करेगा तो इसके पास में जो प्रोटॉन्स थे पहले, वो कितने थे, प्रोटॉन्स थे बेटा इसके पास में 11, यानी कि 11 11 प्लस थे। और न्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके पास में, इलेक्ट्रॉन्स बेटा थे इसके पास में 11 माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन एक माइनस कर दिया, यानी ई माइनस कर दिया हमने एक, तो क्या बच गया आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए, यानी 10 ई माइनस बच गया। तो अब मुझे बताओ इसकी पावर किसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, प्रोटॉन्स की। इसीलिए बेटा सोडियम जो होता है वो Na के ऊपर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। ये वाली बात क्लियर है। तो ठीक है, आप तुरंत लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए बेटा अगला पॉइंट लिखा है, डिफाइन दी एटॉमिक मास यूनिट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटॉमिक एटम विद नेकेड आईज। हम लोगों को बताना एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और यहाँ ये पूछा आप एक नेकेड आईज से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बेटा नैनोमीटर में होता है और बहुत छोटा साइज होता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूल वाला पार्ट, और ये आगे का है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और धीरे धीरे हम लोग सभी चैप्टर्स इसी तरीके से आपके चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके की चीजें होती हैं, तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, उसका हम लोग स्पेशली वीडियो बनाएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए हो आपको, हर चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ठीक है बेटा, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने और दोस्तों को भी शेयर करें।